स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जहां पर अपने प्रश्नों को छोड़ा था, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा, मणिपुर और मेघालय इन दो राज्यों में हाई कोर्ट की स्थापना 25 मार्च 2013 को किया गया। तो 25 मार्च 2013 की डेट को याद रखिएगा। आपके दो राज्य मणिपुर और मेघालय में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना की गई कब की गई? तो जो आपका त्रिपुरा राज्य है, इसमें हाई कोर्ट की स्थापना इसके अगले दिन यानी 26 मार्च 2013 को किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया और किसकी सिफारिश पर किया गया? तो संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1946 में किया गया। किसकी सिफारिश पर किया गया? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ये सारे वन लाइनर प्रश्न हैं और ये सारे प्रश्न आपको रटे होना चाहिए और इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टोटल समय लगा था आपके भारतीय संविधान के निर्माण में। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो पाकिस्तान देश के लिए अलग से संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो 26 जुलाई 1947 को किया गया था। तो 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो शुरू में जब भारत और पाकिस्तान एक थे तो उस समय संविधान सभा में आपके कितने सदस्य हुआ करते थे? 389 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए थे? तो देश के विभाजन के बाद भारत में संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। ये सारे आपके जो इम्पोर्टेंट डाटा है ये आपको रटे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश में कुल कितनी देशी रियासतें थीं? देशी रियासतें का मतलब कुल कितने राजा महाराजा थे? तो स्वतंत्रता के समय देश में 565 देशी रियासतें थीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की क्या प्रकृति है? तो भारतीय संविधान की क्या प्रकृति है, इसका मतलब है कि भारतीय संविधान की क्या विशेषता है? तो भारतीय संविधान की विशेषता एकात्मक और संघात्मक है। एकात्मक और संघात्मक होना यही भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में हमें पता है हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। भारत में हैदराबाद को शामिल करने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया गया था और किसने किया था? पटेल जी ने किया था। तो संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946, ये डेट आपको रटा होना चाहिए कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की पहली बैठक के जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सो सच्चिदानंद सिन्हा साहब संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष थे और ये बैठक हुई कब थी? ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा साहब जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो दोनों एक ही प्रश्न है। जब पहली बैठक होगी तो वहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष होता है, तो वो कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा साहब ही थे। ठीक है, और इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो अस्थायी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम बैठक में अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा ही हैं। तो ये सारे प्रश्न घुमा फिरा के दिए जाते हैं, लेकिन इनका आंसर जो होता है वो एक ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यानी कि भारत में जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था उसके संवैधानिक सलाहकार, बस इतना आपको याद रखना है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संवैधानिक सलाहकार हमारे हैं BN राव। तो
तो BN राव साहब संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं। अब BN राव के बारे में एक चीज़ और आप जानते रहिए कि इन्हीं BN राव साहब ने आपके पड़ोसी देश जो जिसका नाम है म्यांमार, उसका संविधान लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए? तो इसी के बारे में अभी हम ऊपर बता रहे थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आपके 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। ये डेट आप जो ऊपर आप पढ़ के आए हैं कि 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके जस्ट 2 दिन बाद हमारा क्या हुआ? 11 दिसंबर 1946 आया। इसमें स्थायी अध्यक्ष बने, कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? देखिए इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि संविधान सभा का जो प्रारूप तैयार किया था वो BN राव ने तैयार किया था। संविधान सभा कैसे बनेगी, उसका क्या प्रारूप होगा, ये BN राव साहब ने तैयार किया था। और भारतीय संविधान का, संविधान सभा की बात नहीं कर रहे हैं, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान का जो प्रारूप था वो अंबेडकर साहब ने बनाया था और संविधान सभा का जो प्रारूप था वो BN राव ने बनाया था। तो इन दोनों प्रश्नों में अंतर है और इन दोनों अंतर को आप बनाए रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो प्रारूप समिति जो थी उसका गठन किया गया 29 अगस्त 1947। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इन्हीं अंबेडकर साहब को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1946 को। ठीक है, सॉरी 46 नहीं 47, ये जल्दबाजी में मुंह से निकल जाता है। तो 1947 को और डेट 29 अगस्त। और इन्हीं अंबेडकर साहब को भारत का पहला कानून मंत्री भी बनाया गया था। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही भारत के पहले कानून मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो जो आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वही झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आप ऐसे याद करिए। और तो कौन नाम निकल के आएगा? आपका नाम निकल के आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो संविधान की जो आत्मा है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अब आपसे पूछा जा सकता है ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसको संविधान की आत्मा कहा। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। इतनी सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जो संविधान की कुंजी कहा जाता है वो संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की कुंजी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये 2 शब्द कब जोड़े गए? तो भारतीय संविधान जब बन रहा था उस समय शुरुआत में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ये दोनों शब्द प्रस्तावना में नहीं थे। ये दोनों शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। तो कब जोड़े गए? 1976 में जोड़े गए। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उस समय देश में आपातकाल लगा हुआ था और प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो ये पूरा डाटा आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस हुई थी? तो संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक बहस की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो यहाँ पर 2 शब्द आपके निकल के आएंगे। एक होता है अंगीकार करना, एक होता है लागू करना। अंगीकार करने के मतलब होता है कि उसके कुछ पार्ट लागू कर दिए गए हैं। जैसे कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो आपके 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। यानी कि इस डेट में संविधान के कुछ प्रारूप को लागू किया गया था। किन किन प्रारूपों को लागू किया गया था? जैसे कि नागरिकता का जो कानून है वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया तो 26 नवंबर 1949 की डेट आप बताएंगे। और अगर कहा जाए कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से
कब लागू किया गया? तो लागू करने वाली वही डेट है जिस डेट पे हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी कि 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 1950 को ये लागू किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता इन्हीं अंबेडकर साहब को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान किसने कहा था? तो भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान प्रोफेसर हिलर ने कहा था। तो प्रोफेसर हिलर जो थे, उन्होंने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद थे? तो जो हमारा मूल संविधान है उसमें हमारे पास 395 अनुच्छेद थे। कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो 8 हमारे पास अनुसूचियां थीं। और मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो हमारे पास 22 भाग थे। तो इन जो आपका 3 डाटा है, इन तीनों डाटा को आप याद रखिएगा। तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें कुल टोटल कितने आर्टिकल थे? 395। टोटल कितनी अनुसूचियां थीं? 8 अनुसूचियां थीं। टोटल कितने भाग थे? तो हमारे पास 22 भाग थे। ठीक है, अब वर्तमान समय में हमारे पास कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान समय में हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। जो वर्तमान संविधान है उसमें अब वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं और पहले कितनी थी? 8, यानी 8 से बढ़कर अब हमारे पास 12 अनुसूचियां हो गई हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या किसके बारे में बताया गया है? भाषाओं के बारे में बताया गया है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि जो आपकी 12 अनुसूचियां हैं उसमें किस अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और उसमें से यहाँ पर आपको दिया गया है 8वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? भाषाओं के बारे में बताया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में जो कि भाषाओं के बारे में बताया गया है, टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में यहाँ पर 29 दिया गया है। ये डाटा हमारा पुराना हो चुका है क्योंकि ये बुक जो है पिछले साल की बुक है। ये आपके लिए होमवर्क हम यहाँ पर देते हैं कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं और कुल कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं। इस चीज़ को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्न हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। छोटी वीडियो बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप वीडियो को 2-3 बार देखकर सारे प्रश्नों को रट सकते हैं और रटने से आपका फ़ायदा यही रहेगा कि इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपको परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। आप सभी दोस्तों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।